तो बच्चों अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का जो अगला नियम है। बीते कल हमने नाउन क्लास को पूरा पढ़ लिया था, समझ लिया था और जो भी एग्जाम्पल था उसके विषय में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बता दिया गया था। अब आपका जो है जो रूल 2 है, अब इस रूल 2 को देखते हैं और रूल 2 आपका क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, यानी कि यहां हम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने जा रहे हैं या जो हम यहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनाने जा रहे हैं वो क्या है? वो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम क्या है बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है आखिर में किस प्रकार के दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, तब हम वहां पे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यह जानना हमारे लिए सबसे पहले क्या है आवश्यक है कि कहां पर किस तरह का वाक्य मिलेगा, तो हमें वहां पे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करना है? बनाना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने के कितने तरीके हैं वो आपको पहले ही क्या है बता दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा है ये इसके मुख्य बिंदु को जानते हैं और वो क्या है देखते हैं। देखिए, जब एक वाक्य के अंतर्गत, जब एक वाक्य के अंतर्गत, ठीक है, जब एक वाक्य के अंतर्गत यानी कि जब एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए, यानी कि जब एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही जाए, कोई बात कही गई हो या कही जाए। बात देखिए कि जब एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो, तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं, ठीक। यह आपका जहां पे आपको इस तरह का सिचुएशन दो या दो से अधिक वाक्यों में मिलेगा, वहां पे हम इस एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे? बनाएंगे। क्योंकि यह बात तो शुरुआत में ही आपको क्या है बता दिया गया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अतः सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। समझ रहा है? तो उसमें से ये दूसरा प्रकार है। तो इसका पहचान ये है कि जब एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए, अर्थात एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए, मुख्य बात यह है, समझ रहा है? मुख्य बात क्या है कि जब एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए भी दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो, अर्थात पहले में भी कहा गया हो और दूसरे में भी क्या है कहा गया हो। समझ रहे हैं? वही बात है कि जब एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो, अर्थात पहले में भी कहा गया हो, समझ रहे हैं, और उसी के विषय में दूसरे वाक्य में भी क्या है कहा गया है,
तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं या दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज में क्या है, बदल देते हैं। समझ रहा है? अरे भाई एडजेक्टिव क्लॉज बना देना मतलब क्या, बदल देना। बात समझ आ रहा ना? तो यही इसका मुख्य क्या है, मुख्य जो जानने योग्य जो बातें थी वो मुख्य रूप से क्या है, यही है। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरी पूरी बात क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब हमें यहां एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, पहला सेपरेट यहां दिया हुआ है क्या, आई सा ए डॉग, आई सा ए डॉग, द डॉग was laying on the road। ठीक, आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। ठीक, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड, और जो कुत्ता था वो सड़क पे पड़ा हुआ था या सड़क पे लेटा हुआ था। तो पहले वाक्य में कहा गया आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, और दूसरे वाक्य में क्या कहा गया, द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड। अर्थात पहले वाक्य में भी क्या है, नाउन डॉग के विषय में कहा गया है, और दूसरे वाक्य में भी उसी के विषय में कुछ बात कही गई है। समझ रहे हैं? तो दूसरे वाक्य को हमें किसमें बदलना है, एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देना है। तो याद रखें कि यहाँ पे मुख्य बात जो है, हालांकि हम लास्ट में नोट के रूप में लिख भी देंगे, लेकिन यहाँ पे इसको समझने के लिए शुरुआत में जानना है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है यह मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा और रिलेटिव एडवर्ब्स के द्वारा क्या है, बनाया जाता है। दो चीज आपके दिमाग में अभी होनी चाहिए इसी समय, क्या कि एडजेक्टिव क्लॉज जब भी बनाया जाएगा तो या तो किसी रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा बनाया जाएगा और या तो किसी रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा बनाया जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हु हो, समझ रहे हैं, हु है, हुज है, हुम है, विच है, दैट है, ये तो हो गए या तो इनके द्वारा और या तो रिलेटिव एडवर्ब्स के द्वारा। जैसे मान लीजिए क्या, हाउ है, वाई है, व्हेन है इत्यादि, तो या तो इनके द्वारा बनाया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यह बात शुरुआत में दिमाग में होना चाहिए। ठीक, अब हम यहां पे एग्जांपल देखते हैं कि आई सा ए डॉग, द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड। अब यहां देखिए, जब हम इसे क्या है कंबाइंड करेंगे तो याद रखिए विच का प्रयोग वैसे वस्तुओं के लिए भी होता है, लेकिन कभी कभी छोटे जानवरों के लिए भी होता है, कभी कभी छोटे जानवरों के लिए भी होता है। तो कुत्ता बहुत बड़ा जानवर नहीं है, वो छोटा जानवर है, छोटा पशु नहीं है, छोटा पशु है। तो अतः हम यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन विच के द्वारा क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। समझ रहा है? तो अब क्या हो जाएगा यहां पे, अब यहां हो जाएगा आई सा ए डॉग which was laying on the road। ये हो गया। अब देखिए यहां एडजेक्टिव क्लॉज बना तो, लेकिन किसके द्वारा, रिलेटिव प्रोनाउन विच के द्वारा बनाना। समझ रहा है? तो ऐसे ही हमें जैसे वाक्य मिलेंगे या तो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा और या तो रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा हमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या करना है, बनाना है, दिए हुए दोनों सिंपल सेंटेंसेस के आधार पे। समझ रहा है ना? अब यहां विच का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि विच का प्रयोग जो होता है छोटे जानवर के लिए भी होता है और कुत्ता क्या है, छोटा जानवर है। तो यहां विच के द्वारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाया जा सकता था, इसलिए यहां पे विच के द्वारा ही क्या है, बनाया गया। समझ रहा है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए यहां दिया हो, वहां पे हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि विच का जो मुख्य इस्तेमाल होता है वह निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। समझ रहे हैं? या तो छोटे पशु पक्षियों या जानवरों के लिए होता है।
बड़े पशुओं के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए यहां दूसरा जो एग्जांपल है वो मान लीजिए ऐसे है, आई बॉट ए कैमरा, आई बॉट ए कैमरा, I bought a camera. I bought a camera. The camera was very cheap. The camera was very cheap. Cheap का मतलब जानते हैं सस्ता। अब देखिए पहले वाक्य में भी कैमरा के बारे में कहा गया है और दूसरे वाक्य में भी कैमरा के बारे में ही कुछ कहा गया है। अतः हमें दूसरे वाक्य को क्या है, हमें एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देना है, सिंपल टेक्निक, सिंपल ट्रिक के साथ। समझ रहा है ना? तो अब देखिए यहां पे जो कैमरा है ये क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु है कि नहीं है? या फिर कैमरा सजीव वस्तु है क्या? फोटो खींचता है, इसका मतलब क्या सजीव हो गया? नहीं, नॉट एट ऑल। वो एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि हम वहां कैमरा को देखेंगे। कैमरा मानो के चला न तो हंस सकता है, न तो चल सकता है, और न ही क्या है मानव की तरह सांस ले सकता है। तो क्या हुआ? वो लाइफलेस थिंग हुआ ना, निर्जीव वस्तु है। तो यहां कैमरा ही है, अतः हम यहां भी विच का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट बताया गया है इसके पहले कि आपको विच का प्रयोग कहां कहां करना है। अब क्या हो जाएगा, अब जब हम पुनः इसको कंबाइंड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आई bought a camera which was very cheap। ठीक, अब देखिए I bought a camera, मैंने एक कैमरा खरीदा, which was very cheap, जो बहुत ही सस्ता था। और ऐसे स्थान पे क्या which का अर्थ किससे होता है? जो। किससे होता है? जो या जो की से भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं, जो या जो की। जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा जो कि सड़क पे क्या था, पड़ा हुआ था। मैंने एक कैमरा खरीदा जो कि बहुत ही क्या था, सस्ता था। तो जो या जो की का अर्थ होता है विच का, ऐसे स्थान पे। ठीक, और देखिए और जो अगला हमारा एग्जाम्पल है, मतलब यहां दिया हो तीसरा सिपेट यहां दिया है, यानी यहां अगर ऐसे दिया हो द मैन वाज caught, द मैन वाज caught, द मैन वाज caught, द मैन वाज caught, उस आदमी को पकड़ लिया गया था। द मैन वाज caught, उस आदमी को पकड़ लिया गया था। ठीक, द मैन वाज caught, द मैन वाज caught, he stole my watch, my watch। मान लीजिए वाक्य ऐसे दिया हो, द मैन वाज caught, he stole my watch। ठीक, यानी कि द मैन वाज caught, उस आदमी को पकड़ लिया गया था। he stole my watch, उसने मेरे घड़ी को चुराया था। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज caught। अब देखिए अब यहां पे किसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा, हु का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्थात जिसने, जिसने का जहां अर्थ होगा वहां हमें हु का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब यहां पे इस वाक्य को जोड़ने के लिए हमें हु का प्रयोग करना पड़ेगा, और हु के द्वारा जब हम यहां एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो यह वाक्य अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, काफी आसान तरीके के साथ हो जाएगा। या ऐसे जहां भी हमें वाक्य मिलेंगे वहां पे हमें हु का ही प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लॉज क्या करना है, बनाना। समझ रहा है? यानी कि प्रत्येक वाक्य के अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग शर्त हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो उनको हम चाय पिला के खुश करते हैं,
कुछ लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, उनको कॉफी पिलाते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, वाक्य भी होते हैं अलग अलग। जैसा जिस वाक्य में जो सिचुएशन मिलेगा हमें उसको उसी के अनुसार क्या है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन में से किसी एक का प्रयोग करके बनाना है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज, या तो किसी रिलेटिव एडवर्ब में से किसी एक का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। समझ रहा है? अब यहां क्या हो गया, हमारा कंबाइंड हो गया क्या, द मैन हु स्टोल माई वॉच, वॉच काट, वॉच काट, वॉच काट। द मैन, अब देखिए अब कैसे बन रहा है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कैसे बन रहा है सबऑर्डिनेट बता रहा हूं। ये भी देखिए, दरअसल में ये वाक्य ऐसे है, द मैन वॉच काट, आदमी को पकड़ लिया गया था, तो आदमी को पकड़ लिया गया था, यह वाक्य अपना अर्थ स्वयं पूरा कर ले रहा है। अतः क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज। हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरे घड़ी को चुराया, जिसने मेरे घड़ी को चुराया। तो अब जिसने मेरे घड़ी को चुराया, यह बगैर प्रिंसिपल क्लॉज के अपने अर्थ को पूरा कर पा रहा है क्या, चिल्लाते रहिए, जिसने मेरे घड़ी को चुराया, जिसने मेरे घड़ी को चुराया। सुनने वाला भी कहेगा अरे पागल हो गया क्या है ये, अर्थात क्या, ये बगैर प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर हुए अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा है। सो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहां से लेकर के यहां तक जो है ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज। और आपसे बताया गया है कि हर एक क्लॉज के लिए एक शर्त होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होना जरूरी है। अगर किसी भी क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब नहीं है तो हम उसे क्लॉज नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां क्या है, द मैन सब्जेक्ट, वॉच काट फिनिट वर्ब, यहां देखिए हु नाम का जो है व्यक्ति वो क्या है, सब्जेक्ट का ही कार्य कर रहा है ना, और यहां स्टोल क्या है, उसका फिनिट वर्ब है। समझ रहे हैं? अब देखिए यहां एक्चुअली में ये है, द मैन वॉच काट ही स्टोल माई वॉच। तो अब ये मैन के बारे में ही कहा गया है, ही ये जो ही यहां लगा गया प्रोनाउन, समझ रहे हैं, ये किसके लिए है, इसी नाउन के लिए है। और वहां बताया भी गया है कि यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो यहां इसी नाउन मैन के बारे में कहा गया है, और दूसरे वाक्य में भी ही स्टोल माई वॉच में भी उसी मैन के बारे में कहा गया है। समझ रहे हैं? बात समझ नहीं आया? आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे कर लेंगे, द मैन हु स्टोल माई वॉच, वॉच काट, या इसको सीधे ऐसे कर सकते हैं क्या, द मैन वॉच काट, द मैन वॉच काट हु स्टोल माई वॉच। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक, और आगे देखते हैं चौथा। देखिए ग्रामर जो है इसको हम रट करके कुछ नहीं कर सकते, इसको समझ करके हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक बार नहीं 3-3 बार और कई तरीके से समझा जाता है ताकि आप समझें, उसके गहराई तक पहुंचे, ताकि उसके आधार पर ये कोई आवश्यक थोड़ी कि बोर्ड एग्जाम में यही जो है वाक्य आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन पेपर में दिस इज नॉट ए कंडीशन कि यही वाक्य आपके क्या है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये है कि जो भी आएगा वो इसी से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा। तो जब इसी से क्या रहेगा, संबंधित रहेगा, तो हम उसे कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पे दिया हो, जैसे सेपरेट में यहां दिया हुआ है, दिस इज द स्कूल, देखिए दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर, आई वॉज टॉट हियर, आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। क्या कह रहा है, देखिए
दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, जहां पर मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया था। तो जहां किसी स्थान की बात होगी वहां वेयर का प्रयोग करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां स्थान की बात हो रही है अतः वेयर का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? तो अब यहां हो जाएगा हमारा क्या, यहां जब कंबाइंड होगा हमारा तो क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट। अब यहां जब वेयर लगा दिए तो हियर का कुछ मतलब नहीं बचेगा, इसलिए हियर को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स करते समय छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे वेयर क्या है, उस हियर के अर्थ की पुष्टि कर दे रहा है। अतः हमारा वाक्य हो जाएगा कि दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माई चाइल्डहुड। ठीक, अब यह वाक्य हो गया हमारा। ठीक, तो दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माई चाइल्डहुड। समझ रहे हैं? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स क्या है आपको यहां दिए गए, समझ रहे हैं? और इस प्रत्येक एग्जाम्पल में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य क्या है यहां हल करके बताए गए, और जहां पे जिस तरह का सिचुएशन मिलेगा वहां पे हमको उस तरह के शब्द का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लॉज क्या है बना लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो आप इतने एग्जाम्पल के द्वारा लगभग समझ ही गए होंगे कि आखिर में एडजेक्टिव क्लॉज में हमें मुख्य रूप से करना क्या होता है, और हमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किस तरीके से करना है, किन किन शब्दों का प्रयोग करके करना है, वो आप लगभग क्या है जान ही गए होंगे। लेकिन नोट के रूप में यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे नोट के रूप में यहां आपको दिखा दिया जा रहा है, और वो क्या है कि एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे मतलब क्या, हु हो गया, समझ रहे हैं, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ठीक है, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ठीक है, हु हुज हुम, ठीक, और क्या, विच हो गया, दैट हो गया, दैट, ठीक है, दैट यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउंस अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे हाउ है, वाई है, वेयर है, व्हेन, ईटीसी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, ये मुख्य बातें हैं जो हमें क्या है जाननी थी कि एडजेक्टिव क्लॉज या तो किसी रिलेटिव प्रोनाउंस अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब्स के द्वारा क्या है बनाया जाता है या बनता है। बात एक ही है, या तो बनाया जाता है लिखे समझे, और या तो बनता है, यह बात जानना है। मतलब इन्हीं शब्दों के द्वारा क्या है बनेगा। और यहां पे मुख्य रूप से हमें ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि अक्सर इन शब्दों को उन शब्दों के पास रखना चाहिए जिसकी विशेषता क्या है बताई जा रही है। अक्सर इन शब्दों को उस शब्द के पास रखना चाहिए जिसकी विशेषता क्या है
प्रकट की जाती है या जिसकी विशेषता क्या है बताई जा रही है। जैसे आई saw a dog, the dog was laying on the road। डॉग की विशेषता क्या है कि वो सड़क पे क्या है पड़ा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे विच को इसके बगल में रखा गया है। यहाँ देखिए यहाँ मैन के बगल में ही इसीलिए इसको रखा गया, समझ रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ कैमरे के विषय में ही बात कही जा रही है, इसीलिए विच को यहाँ रखा गया है। यहाँ देखिए यहाँ स्कूल की ही बात है, इसीलिए यहाँ इसे भी वेयर के क्या है बगल में रखा गया, या वेयर को स्कूल के बगल में रखा गया, समझ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से 100% क्या हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। किसी के दिमाग में कोई डाउट जल्दी बताएं। अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो उसको सिंगल पोस्टमार्टम के साथ नहीं डबल ट्रिपल पोस्टमार्टम के साथ बताया जाएगा। जल्दी बोलिए, किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है ना? पूरी की पूरी बात समझ में आ गई? ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो क्या है पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सबसे पहले कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, समझ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप जो है इसे 100% क्या है अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे और साथ साथ लाइक भी करेंगे। ओके।